गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स और स्वागत है आप सभी लोगों का टी विथ केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों लास्ट लेक्चर तो आप लोगों ने कर लिया होगा, जिसके बाद क्वांटम नंबर क्या होता है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग क्वांटम नंबर से चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और अब हम चलते हैं ये फाइंड आउट करने की इलेक्ट्रॉन्स को आखिर कैसे भरा जाता है शेल के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल के अंदर पाया जाता है और किस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है ऑर्बिटल्स में। इस बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है ऑफ बॉ प्रिंसिपल पर, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पे होने वाला है और साथ में पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों बिना समय वेस्ट के स्टार्ट करते सीधे अपने टॉपिक को। तो आइए, अगर हम बात करें एक ऑर्बिटल को दर्शाने की कि एक ऑर्बिटल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आउट ऑफ द 4 क्वांटम नंबर्स हमने कौन कौन से 4 क्वांटम नंबर पढ़े थे? तो हमने पढ़ा था एन, एल, एम एंड एस। तो इन चारों क्वांटम नंबर में से जो ये 3 क्वांटम नंबर है, इन 3 क्वांटम नंबर के हेल्प से आप ऑर्बिटल्स का पता लगा सकते हो इजीली। आप क्या कर सकते हो? ऑर्बिटल का पता लगा सकते हो। और ये जो चौथा क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर, ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से स्पिन कर रहा है। आइए, तो सबसे पहले जो बात हम लोग करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी पॉलीज, दैट इज गोइंग टू बी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात को शुरू करते हैं हम लोग दोस्तों। तो अगर हम लोग पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करें दोस्तों, तो पहला वर्ड जो बताता है ये तो साइंटिस्ट का नेम है। एक्सक्लूजन का मतलब होता है, एक्सक्लूजन का मतलब होता है एक्सक्लूड करना, किसी चीज को लीक से बाहर निकालना। ठीक है, इसका मतलब होता है चीजों को एक्सक्लूड करना, हटाना। ठीक है दोस्तों, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, या पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव all 4 क्वांटम नंबर सेम। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है दोस्तों कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर चारों के चारों क्वांटम नंबर को सेम नहीं रख सकता है। आइए समझते हैं। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। तो अगर 1s1 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो इसके ऑर्बिटल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या बता रहा है? ये जो 1 है ये बताता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s आपका बताता है एजिमुथल क्वांटम नंबर दैट इज l, और ये जो आपका सुपर स्क्रिप्ट है दैट इज, ये जो सुपर स्क्रिप्ट है आपका, सुपर स्क्रिप्ट आपका बताता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है दोस्त, आइए देखिए। तो हमने ये जो ऊपर पढ़ा था एन, एल और एम से, इससे हमें क्या क्या पता चला था? एन से हमें शेल के बारे में पता चला था, एल से हमें सब शेल के बारे में पता चला था, जैसे ही हमें एम के बारे में पता चला था हमें ओरिएंटेशन के बारे में भी पता चल गया था, और ओरिएंटेशन का पता लगते ही हमने ऑर्बिटल के बारे में भी सारी चीजें पता कर ली थी। और स्पिन हमको ये बताता था कि एक ऑर्बिटल में दोस्तों सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। तो ये सारी बातें तो हमने पहले ही कर चुकी है। अब आते हैं, तो अगर यहां पर देखा जाए तो इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से फिल होने वाला है दोस्तों। लेकिन अभी अगर हम किसी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम स्पेशीज पे चले जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि हम बात कर ले अगर लेट्स से सोडियम की, तो अगर सोडियम की बात करें एटॉमिक नंबर 11 है, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2 पे 6 3s1। ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं इनका। आइए दोस्तों,
चलिए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 1 2, ओहो यहां पर हमने तीन और वाइटल नहीं बनाए, लीजिए हो गया। फिलिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 1। तो अगर इसमें कोई भी हम इलेक्ट्रॉन चूज करें, लेट से अगर हम चूज करते हैं, लेट से हमने चूज किया ये सबसे आउटर मोस्ट, तो ध्यान से देखिए अगर इसके लिए हमें चारों क्वांटम नंबर लिखना है, इसके लिए अगर हमें चारों क्वांटम नंबर लिखना है तो हम कैसे लिखने वाले हैं? 1s2 2s2 2 पे 6 एंड 3s2, n की वैल्यू 3 हो गई दोस्तों। आइए s है, s बताता है l की वैल्यू, और l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी दोस्तों। m क्या बताता है? अगर l की वैल्यू 0 आ रही है तो m की वैल्यू भी 0 होती है, क्योंकि m की जो वैल्यू होती है ये वैरी करती है -l से +l के बीच में, तो m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और s की वैल्यू क्या हो जाएगी? आइदर प्लस और माइनस हाफ। कोई दिक्कत? अब दोस्तों अगर आप इसमें से किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप इन चारों क्वांटम नंबर्स को फाइंड आउट करते हो तो कभी भी सेम नहीं आने वाला है दोस्तों, वो कभी भी सेम नहीं आने वाला है दोस्तों। जैसे कि देखिए अगर यहां पे हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर निकालते हैं, चारों क्वांटम नंबर अगर हम निकालते हैं तो वो क्या आने वाला है दोस्तों, आइए समझते हैं। देखिए यहां पर अगर हम क्वांटम नंबर निकालेंगे तो 2 तो इन 6 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम आने वाला है। सबके सबके लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो 2 होने वाली है। अगर सबके लिए हम एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करें तो दैट इज गोइंग टू बी 1, लेकिन m की वैल्यू इन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होने वाली है, इन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होने वाली है, और इन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होने वाली है दोस्तों। इसका मतलब इसके लिए जो m की वैल्यू होगी वो लेट से -1 होगी, तो इसके लिए 0 होगी, और इन दोनों के लिए +1 होने वाली है दोस्तों। मतलब आपने यहां पर ये देख लिया कि अलग अलग ऑर्बिटल में जाने से उनका m जो है वो चेंज हो गया दोस्तों, लेकिन इस केस में इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे जो m की वैल्यू वो तो सेम आ रही है। तो इसका मतलब है यहां पर हमें 2 स्पिन मिलता है, तो इस केस में स्पिन एक का अगर +½ है तो दूसरे का -½ हो जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं एग्जिस्ट कर सकते, यानी चारों के चार जो क्वांटम नंबर है वो कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए विद इन एन एटम सेम नहीं होने वाला दोस्तों। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके अलावा और मैं आपको क्या ऐड ऑन करता हूं, लेट से हमने 2 अलग अलग हीलियम मॉलिक्यूल ले लिए, एटम ले लिए। अगर हमने 2 अलग अलग हीलियम एटम ले लिए हैं तो भी यहां इनके लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं। लेट से अगर हम हीलियम को दिखाएं तो हीलियम कुछ इस तरीके से दिखाई देगा n की, और इस पहले इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम चारों क्वांटम नंबर को फाइंड आउट करें तो वो हमें क्या मिलने वाला है दोस्तों? n की वैल्यू इज गोइंग टू बी 1, यहां से हमने निकाला है। ऐसा है तो l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 है, और स्पिन लेट से +½ है क्योंकि हमने पहले इलेक्ट्रॉन की बात की है। यहां पर भी अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम चारों क्वांटम नंबर निकालते हैं तो वो क्या आएगा दोस्तों? वो आएगा आपका 1 0 0 एंड +½ इसका मतलब 2 अलग अलग एटम में 2 इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम नंबर, सेम चारों सेट जिन सेम हो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स का ये हो सकता, मतलब ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो, लेकिन वो अलग अलग एटम में पाए जाएंगे, कभी भी एक एटम के अंदर नहीं पाया जाएगा दोस्तों। तो मेरे ख्याल से पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप लोग का क्लियर हो गया होगा दोस्तों। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ा जा। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो टॉपिक हम लोग का होने वाला है
अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, मूव हो जाओ, ओहो। तो जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी ऑफ बॉ प्रिंसिपल। दैट इज गोइंग टू बी ऑफ बॉ प्रिंसिपल। दैट इज गोइंग टू बी ऑफ बॉ प्रिंसिपल। अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका ऑफ बॉ प्रिंसिपल। और ऑफ बॉ प्रिंसिपल क्या कहता है दोस्तों? और ऑफ बॉ प्रिंसिपल क्या कहता है दोस्तों? आइए इस पे बात करते हैं। तो ऑफ बॉ जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑफ बॉ का मतलब होता है बिल्डिंग अप, यानी किसी चीज को बिल्ड होना, बनना। दैट इज द मीनिंग ऑफ बॉ। ऑफ बॉ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ऑफ बॉ का मतलब होता है बिल्डिंग अप। इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। अब देखिए दोस्तों, जैसे लेट से मुझे एक घर बनाना है, मैं आपसे बात करता हूं। लेट से मुझे एक घर बनाना है। अब अगर घर बनाना है तो सबसे पहले मैं काम क्या करूंगा? सबसे पहले मैं घर का फाउंडेशन बनाऊंगा। सबसे पहले मैं घर का क्या बनाऊंगा? फाउंडेशन बनाऊंगा। जब फाउंडेशन बन जाएगा तब मैं पिलर्स बनाऊंगा, उसके बाद मैं दीवार चलाऊंगा, उसके बाद मैं छत बनाऊंगा। ये एक ऑर्डर है दोस्तों घर बनाने का। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने फाउंडेशन नहीं बनाया और आप सीधे छत बनाने लग जाओ। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप सीधे छत बना दो घर का और फाउंडेशन नीचे कुछ हमने ले ही ना किया हो। तो इसकी पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं है दोस्त। आइए, अब अगर ये बात ट्रू है जो मैंने अभी कही, तो इसका ये मतलब होता है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल से भरना है तो उसके भी कुछ रूल होंगे ना। ऐसा तो होगा नहीं कि कोई इलेक्ट्रॉन कभी किसी ऑर्बिटल में चला जा रहा है। इस तरीके से तो केमिस्ट्री काम नहीं करेगी दोस्तों। तो हमें वो सेट ऑफ रूल जानना है। अगर हम उन सेट ऑफ रूल्स को फाइंड आउट कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना ऑर्बिटल में हमारे लिए काफी आसान हो जाने वाला है दोस्तों। आइए इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी किसी भी ऑर्बिटल में तो वो हमेशा होगी एनर्जी के बेसिस पे। यानी जो फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल, दैट इज ऑन एनर्जी बेसिस है। यानी एनर्जी बेसिस पे ही इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है विद इन द ऑर्बिटल। और ये आपके सामने डायग्राम है जो कि एनर्जी का ऑर्डर है। यानी पहले किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल्ड होगा, उसके बाद किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होगा दोस्तों। आइए, तो अगर एनर्जी बेसिक्स की बात करें तो अगर हमें लेट से अगर हम हाइड्रोजन की बात कर ले तो हाइड्रोजन जो होता है दोस्तों, हाइड्रोजन इज अ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, या फिर कहें यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, यानी एक इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है दोस्तों। तो हम सबको ये पता है कि n की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करती है, एनर्जी वैसे वैसे इंक्रीज करती है। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, एनर्जी वैसे वैसे इंक्रीज करती जाएगी दोस्तों। तो इसका ये मतलब होता है कि अगर n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब अगर 1s ऑर्बिटल है तो 1s की एनर्जी सबसे लोअर होगी, इससे ज्यादा एनर्जी होगी 2s की, लेकिन 2s और 2p की एनर्जी बराबर होगी। इन द केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब ग्राउंड स्टेट में हो, हाइड्रोजन एटम जब ग्राउंड स्टेट में हो तो उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होने वाला है दोस्तों। तो इस केसेस में जितने भी शेल्स होंगे, जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे, इनमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप देखते जाना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप देखते जाना और इस तरीके से ऑर्डर लगाते चल जाना। ये हाइड्रोजन का केस है जब मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रेजेंट है दोस्तों। क्लियर है? आइए अब हम बात करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, यानी जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, एक से ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, आइए इसको समझते हैं। देखिए, पहला जो एनर्जी का रूल बताता है वो ये बताता है, वो क्या बताता है कि अगर n बढ़ेगा दोस्तों, अगर आपका n बढ़ेगा तो आपकी एनर्जी बढ़ने वाली है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अगर n बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ने वाली है। इसके साथ साथ हमको ये भी पता है दोस्तों कि अगर L की वैल्यू इंक्रीज होगी तो भी एनर्जी इंक्रीज होने वाली है दोस्तों। इसका मतलब S से ज्यादा एनर्जी होगी P की
P से ज्यादा D की और D से ज्यादा F की एनर्जी होने वाली है दोस्तों। आइए, तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो 1s की एनर्जी सबसे लो होने वाली है, इससे ज्यादा एनर्जी होगी बच्चों 2s की। ठीक है, अब ऊपर हमने 2s और 2p की एनर्जी बराबर कर दी थी, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ एक था, इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक था, तो हमें जो है एजिमुथल क्वांटम नंबर से कोई मतलब नहीं था। लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से ज्यादा है। अब हम बात कर रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की, अब हम बात कर रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से ज्यादा हो गई है दोस्तों। तो ऑर्डर क्या होगा? 1s से ज्यादा 2s, इससे ज्यादा 2p, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेम है, बट एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ रही है। 2p के बाद आएगा 3s, 3s के बाद आएगा दोस्तों 3p। क्या इसमें कोई दिक्कत है? 3p के बाद यहां चीजें थोड़ी बदलती है। 3p के बाद दोस्तों आना तो चाहिए 3d, लेकिन आता है 4s दोस्तों। ठीक है, 1s से ज्यादा 2s की, 2s ज्यादा 2p, 2p के बाद 3s, फिर 3p, फिर 4s, और 4s के बाद आता है दोस्तों 3d। आइए, इस इरेगुलरिटी को हम समझते हैं बाय n प्लस एल रूल, और n प्लस एल रूल ये कहता है कि जब भी, ये कहता है n प्लस एल रूल कि जब भी जो है हमें एनर्जी निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, n प्लस एल को ऐड कर देते हैं, और n प्लस एल अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब एनर्जी जो है वो ज्यादा होने वाली है दोस्तों। आइए केस देखते हैं। इसके लिए n प्लस एल जो है हम फाइंड आउट करते हैं। 1 प्लस 0 यानी 1, 2 प्लस 0 यानी 2, 2 प्लस 1 यानी 3, 3 प्लस 0 यानी 3, 3 प्लस 1 यानी 4, 4 प्लस 0 यानी 4, 3 प्लस 2 यानी कि 5। ये n प्लस एल का ऑर्डर है। पहला केस मैंने क्या बोला है, n प्लस एल अगर ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है। देखिए दोस्तों, n प्लस एल ज्यादा है तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, n प्लस एल ज्यादा है तो इसकी एनर्जी ज्यादा है। दूसरा केस क्या बोलता है दोस्तों? दूसरा केस ये बोलता है कि अगर दो अलग अलग ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल अगर सेम आ जाता है, दो अलग अलग ऑर्बिटल के लिए अगर n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाती है, जैसे कि यहां आई हुई दोस्तों 2p और 3s के लिए। कहां ये दोस्तों? 2p और 3s के लिए। तो जब ऐसा कभी केस होता है तो इस केस में n की वैल्यू जहां ज्यादा होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो अगर n प्लस एल सेम आ जाए तो हायर n हायर एनर्जी, यानी n की वैल्यू जहां ज्यादा होगी वहां एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो देखिए दोस्तों, इस केस में 2p 2 प्लस 1 यानी 3 आया था n प्लस एल, यहां पर भी 3 आया था, पर यहां चूंकि n की वैल्यू हायर है इसकी वजह से इसकी एनर्जी ज्यादा है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, इस केस में n की वैल्यू यहां ज्यादा थी, पर जो n प्लस एल ओवरऑल है वो यहां ज्यादा था, इसीलिए इसको पहले फिल किया गया, उसके बाद हम इधर आगे बढ़े। यानी n प्लस एल रूल के जो ऑर्डर है ये आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, आइए अब इस ऑर्डर को हम लोग समझते हैं। तो देखिए 1s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होगा। देखिए दोस्तों, इस चार्ट को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले ये एरो 1s से जा रहा है, फिर उसके बाद ये वापस घूम के आया हुआ है। देखिए दोस्तों ध्यान से, ये यहां से वापस घूम के 2s में गया हुआ है, मतलब पहले 1s भरेगा फिर 2s भरेगा। 2s भरने के बाद क्या भरेगा दोस्तों? 2p, फिर भरेगा 3s, फिर भरेगा 3p, फिर भरेगा 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f, फिर 5d, 6p, 7s, 5f, 6d और 7p दोस्तों। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग को ये ऑर्डर जो है ये समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड दोस्तों। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये जो दो कॉन्सेप्ट अब तक हमने पढ़े, पहला हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वो भी आपको पहला जो हमने वो टॉपिक पढ़ा दैट वाज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और जो दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा दैट वाज
ऑफ बॉब प्रिंसिपल। ये दोनों आपको काफी अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अगर ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गया है तो कुछ खास ना करो यार, सिर्फ कर दो सब्सक्राइब चैनल को, वीडियो को कर दो लाइक, हमारे एप्लीकेशन को जाओ प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, ठीक है, वहां पे जाओ और इस टॉपिक से एसोसिएटेड जो भी हमारे टेस्ट सीरीज है वहां पर जो भी डीपीपीज है उसको सॉल्व करो। और आप चाहो तो आप हमारे सब्सक्रिप्शन को भी ले सकते हो वहां से और अपने प्रिपरेशन को एस कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां तक की मेरे ख्याल से चीजें आपको पूरी क्लियर हो गई हैं। तो अगर यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई हैं तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले टॉपिक पे, जो कि तीसरा रूल होने वाला है, दैट इज द हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी दोस्तों। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पर उससे पहले मैं एक छोटी सी बात और आपको बता देना चाहता हूं, आइए ध्यान से देखिए। हर बार हम एन ऑर्बिटल को इस तरीके से नहीं बनाने वाले हैं दोस्तों, हम ऑर्बिटल को दिखाने वाले हैं इस तरीके से स्क्वायर बॉक्सेस से, ठीक है दोस्तों। और देखिए ऑर्बिटल क्या हो, अगर हम एनर्जी वाइज दिखाएं तो ध्यान से देखिए, अगर लेट से ये एनर्जी का इंक्रीज है तो जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है दोस्तों उसको हम लोग जो है ऐसे मतलब एक बराबर में नहीं दिखाते हैं, हम उस बॉक्स को ऊपर कर देते हैं। ऊपर करने का ये सेंस होता है दोस्तों कि जो एनर्जी है वो है ज्यादा। इसका मतलब लेट से ये हमारा 1s ऑर्बिटल है, लेट से ये हमारा 2s ऑर्बिटल है, लेट से ये हमारा 2p ऑर्बिटल है, लेट से ये हमारा 3s ऑर्बिटल है। तो ये इनके एनर्जी का ऑर्डर होने वाला है दोस्तों, जिनमें इनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है इस तरीके से। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो यहां तक मेरे ख्याल से आपने चीजों को लिख लिया होगा। आइए तो अब चलते हैं हम लोग आज के अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और यही है आज का हमारा अगला टॉपिक, ठीक है दोस्तों। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ही है आज का हमारा अगला टॉपिक। आइए दोस्तों, तो अगर हम हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की बात करें उससे पहले हमने अभी देखा कि हम जो है ऑर्बिटल्स को किस तरीके से ड्रॉ करने वाले हैं पेन पेपर पे। क्या इसमें कोई दिक्कत है? हम ऑर्बिटल को किस तरीके से ड्रॉ करने वाले हैं पेन और पेपर में, ये आपने देखिए तो सीधा नहीं बन रहा है, हाँ ठीक है। किस तरीके से हम ड्रॉ करने वाले पेन और पेपर पे ये तो आपने देख लिया, और आपने ये भी समझ लिया कि एनर्जी के ऑर्डर वाइज इसको किस तरीके से लिखते हैं। आइए दोस्त, अब जो अगला टास्क होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स में भरने का। तो पहला रूल तो ये कहता है कि पहले आप जो है लोअर एनर्जी वाले को भरेंगे। ऑफ ने क्या कहा, पहले लोअर एनर्जी भरेगा फिर उसके बाद जो है हाई एनर्जी भरने वाला है। लेकिन लोअर एनर्जी में भी पेयरिंग किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरने वाला है इस बारे में तो बात हुआ नहीं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन को हम लोग किससे दिखाने वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे एरो से दिखाने वाले हैं। हम इस एरो का भी यूज कर सकते हैं और हम ऐसे एरोस का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इस सिस्टम में, इस ऑर्बिटल डायग्राम में। तो लेट्स से अगर हमें सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन भरना है तो वो इलेक्ट्रॉन भराने वाला है ऐसे। लेट्स से अब सिस्टम में अगर हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना है तो वो इसी ऑर्बिटल में जाने वाला है, क्योंकि इसकी एनर्जी इससे कम है, और वो जाएगा विद अपोजिट स्पिन। क्या ये बात समझ में आई? अब इसके बाद जो तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा दोस्तों वो जाएगा इस ऑर्बिटल में। क्यों? क्योंकि ये ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो चुका है दोस्तों, लेकिन ये ऑर्बिटल अभी फिल नहीं हुआ है। इस ऑर्बिटल में पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर जब हम चौथे इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो वो भी इसी में जाएगा विद अपोजिट साइन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अब इसके बाद चीजें थोड़ी सी चेंज होती हैं। यहां पर हमारे पास सिर्फ एक ऑर्बिटल था, यानी 1s और 2s एक ऑर्बिटल थे, लेकिन जब 2p की बात आती है तो 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2px, 2py और 2pz। और ओरिएंटेशन आपको याद होगा, लेट से ये अगर p ऑर्बिटल है, मेरे अंगूठे को यहां से हटा के यहां पर इमेजिन कीजिए दोस्तों, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑर्बिटल होने वाले हैं, px, py एंड pz।
ये आप लोग जानते हैं, जो कि तीनों ओरिएंटेशन है। और ये तीनों ही जो ऑर्बिटल है वो डीजनरेट है दोस्तों, दे आर डीजनरेट। इस वर्ड को याद रखिएगा, ये तीनों ऑर्बिटल्स क्या है, डीजनरेट है। और डीजनरेट होने का मतलब है कि दे हैव सेम एनर्जी। ठीक है दोस्तों, अब सेम एनर्जी, लेट से मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए आप लोग 3 भाई बहन हैं। अब आपके पापा आते हैं रोज शाम को और आपके लिए चॉकलेट लेके आते हैं। अब लेट से ऐसा हो कि वो आपके लिए 2 रुपए वाला चॉकलेट ला रहे हैं, आपकी जो बीच वाली जो बहन है उसके लिए 5 रुपए वाला चॉकलेट ला रहे हैं, और आपके सबसे छोटी बहन के लिए लेट से वो 10 वाला चॉकलेट ला रहे हैं। तो क्या आप तीनों भाई बहन इससे एडजस्ट कर लोगे? मुझे तो नहीं लगता कि आप कर पाओगे, क्योंकि आप तो यही चाहोगे कि हम तीनों भाई बहनों में बराबरी रहे, हमें जो भी चीज मिले वो बराबर मिले, है ना दोस्तों। वही चीज यहां पर भी होती है जब सिस्टम जो है डीजनरेट ऑर्बिटल्स में होता है, यानी यहां पे इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर है। तो हुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये कहता है कि जब भी ऐसा कोई डीजनरेट ऑर्बिटल का सिस्टम होगा तो वहां पर पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेगा हर एक ऑर्बिटल में, उसके बाद जो है पेयरिंग स्टार्ट होगी दोस्तों। आए बात समझ में? मतलब अगर मैं दोबारा इसे समझाऊं तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां भरेगा दोस्तों, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां भरेगा दोस्तों, और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां भरेगा दोस्तों। फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी, यानी चौथा, पांचवा और छठवां इलेक्ट्रॉन, जो कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को बता रहा है। दोबारा अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, इस डायग्राम को या इस ऑर्बिटल को दोबारा अगर मैं बना के आपको समझाने की कोशिश करूं दोस्तों, तो ध्यान से देखिए। जब पहला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा तो इसकी जो मल्टीप्लिसिटी है, अगर मैं सिर्फ ऐसे वैल्यू कैलकुलेट, सिर्फ स्पिन ही अगर मैं स्पिन मैं सिर्फ कैलकुलेट करता हूं, मल्टीप्लिसिटी नहीं, मैं सिर्फ स्पिन कैलकुलेट करता हूं, तो स्पिन इसका होगा दोस्तों +½ जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा दोनों स्पिन ऐड हो जाएंगे और स्पिन क्या हो जाएगा, +½ +½ यानी कि 1। एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो स्पिन क्या हो जाएगा, 3/2। इसका ये मतलब है कि पहले जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। आए बात समझ में? ये है आपका हुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। कौन सा है दोस्तों? हुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो आइए दोस्तों, अभी तक हमने तीनों रूल्स पढ़ लिए, ऑफ बॉब पढ़ लिया, इसके बाद हमने जो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ लिया, और हमने हुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पढ़ लिया दोस्तों। तो ये तीनों रूल आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं कुछ आपको क्वेश्चंस कराता हूं इस टॉपिक के ऊपर, इसके बाद हम लोग स्विच करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, और हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, तो मैं कुछ सवाल लिखता हूं स्क्रीन पे, आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और इन सारे सवालों को अटेम्प्ट कीजिए। पहला है, राइट ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर 10th इलेक्ट्रॉन इन सोडियम एटम। स्क्रीन पॉज कीजिए और कीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों, तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सोडियम एटम का जो 10वां इलेक्ट्रॉन होने वाला है दोस्तों, जो 10वां इलेक्ट्रॉन होने वाला है उसके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बताइए। तो अगर सोडियम की बात करें, इसका इसका एटॉमिक नंबर है 11। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, दैट इज 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अब ध्यान से हम चलते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स को भरने इनके ऑर्बिटल्स में। तो देखिए दोस्तों, इनके ऑर्बिटल्स इस तरह बनने वाले हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत है दोस्तों? इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इनका ऑर्बिटल डायग्राम ऐसे बनने वाला है, इनका ऑर्बिटल डायग्राम ऐसे बनने वाला है दोस्तों। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ,
नाइन्थ एंड 10th इलेक्ट्रॉन, और इस 10वें इलेक्ट्रॉन का मैं कर दे रहा हूं कलर चेंज, यानी इस इलेक्ट्रॉन का हमें पता लगाना है सारे के सारे क्वांटम नंबर। तो आइए दोस्तों, अगर मैं यहां पे इसके बारे में लिखूं, इस ऑर्बिटल के बारे में, तो ये है आपका 2p ऑर्बिटल, और अगर मैं इनके लिए m की वैल्यू लिखूं तो ये -1, ये 0, लेट्स से ये +1 है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर्स को निकालूंगा तो मैं उन्हें लिखूंगा, n की वैल्यू इज 2, p signifies 1, m की वैल्यू इज +1 एंड s की वैल्यू इज -12। तो अगर ये किया था आपने दोस्तों तो आपका जवाब बिल्कुल सही, नोट कर लीजिए उसको। चलिए दोस्तों, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल ये कहता है, विच ऑफ द क्वांटम या विच ऑफ द ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल, यानी अब दिए गए सेट में से कौन कौन से ऑर्बिटल नहीं पॉसिबल। आइए देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्क्रीन पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को एक अटेम्प्ट दीजिए। आइए दोस्तों, तो मेरे ख्याल से सवाल आपने कर लिया होगा। तो आइए, अगर हमें ऑर्बिटल के बारे में पता करना है तो मैंने बताया था आपको पता होना चाहिए एन, एल और एम वैल्यू। आपको क्या पता होना चाहिए दोस्तों? आपको पता होना चाहिए एन, एल और एम वैल्यू के बारे में। आइए 2p को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो अगर 2p की बात करें तो यहां से हमें n की वैल्यू जो मिलेगी वो 2 मिलने वाली है, और हमें l की वैल्यू जो मिलने वाली है वो मिलने वाली है 1 दोस्तों। क्लियर है? आइए वैलिडेट करते हैं ये ऑर्बिटल बनता है कि नहीं बनता है। जब n की वैल्यू 2 होती है तो जो l की वैल्यू होती है वो 0 से लगाए n-1 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि वो होनी चाहिए 0 से लगाए 2-1, यानी कि 0 हो सकती है या 1 हो सकती है दोस्तों। 0 सिग्निफाई करता है s को, 1 सिग्निफाई करता है p को। इसका मतलब 2p ऑर्बिटल बिल्कुल सही है और ये बनेगा, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होने वाला है क्योंकि यहां पर नॉट पॉसिबल पूछा है, और जबकि 2p ऑर्बिटल बनता है, 2p ऑर्बिटल बनता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होने वाला है दोस्तों। आइए 2d पे चलते हैं। तो यहां पर चूंकि हमने n बराबर 2 के लिए चीजों को सॉल्व किया है, तो अगर हम वापस से इस चीज को सॉल्व करें 2d, तो यहां से आपको n की वैल्यू 2 मिलने वाली है और यहां से आपको l की वैल्यू भी 2 मिलने वाली है दोस्तों। क्लियर है दोस्त? अब वापस से सबको पता है कि n की वैल्यू 2 के लिए l की जो वैल्यू है वो 0 और 1 होती है दोस्तों, वो 2 नहीं होती है दोस्तों, 2 नहीं होती है दोस्तों, 2 होता ही नहीं है। तो जब 2 नहीं होता है तो 2d ऑर्बिटल कहां से बनेगा दोस्तों? इसका मतलब ये आपका आंसर होने वाला है क्योंकि नॉट पॉसिबल पूछा है। 3f की बात कर लेते हैं दोस्तों, 3f की बात कर लेते हैं। तो 3f की अगर बात करें, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू s, p, p, d एंड f, l की वैल्यू भी 3 है दोस्तों। ठीक है, आइए वापस से n की वैल्यू 3 के लिए l की वैल्यू 0, 1 एंड 2 होगी, कभी भी 3 नहीं होगी। इसका मतलब 3f ऑर्बिटल भी नहीं फॉर्म होगा दोस्तों। और 4s s ऑर्बिटल तो खैर हर एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ बनता है, तो इसे तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है और ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ये रहा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, नोट कर लीजिए इसको। आइए दोस्तों, तो मेरे ख्याल से ये दोनों सवाल आप लोग से हो गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग और कुछ होमवर्क वाले सवाल को देखते हैं जो कि एआई जनरेटेड है। तो आइए इन टॉपिक्स को भी देख लेते हैं कि हमसे अब ये क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं। आइए
विच सब एटॉमिक पार्टिकल कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, तो इनमें से कौन सा ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, दैट इज प्रोटॉन। ठीक है दोस्तों, आइए व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन एटम, मास नंबर होता क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज मास नंबर। ठीक है दोस्तों, आइए isotopes of an element have the same number of what, isotopes में क्या होते हैं सेम नंबर ऑफ दोस्तों, isotopes में क्या होते हैं सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पहला ऑप्शन। कौन सा एनर्जी लेवल क्लोजेस्ट है न्यूक्लियस के, एनर्जी लेवल मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखेंगे, और ध्यान रखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर 1 ही सबसे करीब होता है न्यूक्लियस के, n बराबर 2 उससे दूर, 3 उससे दूर, 4 उससे दूर और इनफाइनाइट सबसे दूर, यानी कि आंसर हो जाएगा C1। ये देखिए व्हाट डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या डिटरमाइन करता है दोस्तों, ये बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है दोस्तों, विच मॉडल डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक एनर्जी लेवल, स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में मतलब क्वांटाइज्ड है, पिछले लेक्चर में हमने इससे बात की है, दैट इज बोहर मॉडल। आइए व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये रिलेटिव चार्ज की बात कर रहा है दोस्तों, ये रिलेटिव चार्ज की बात कर रहा है, दैट इज -1 दोस्तों। अगला है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। हालांकि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, लेकिन तब जब न्यूट्रल एटम दिया होता, और ये एक MSQ सवाल नहीं है, इसका मतलब आंसर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। आइए 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन है, इज एन आइसोटोप किसका है, 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन, अगर 12 प्रोटॉन है मतलब एटॉमिक नंबर 12 है, दैट इज मैग्नीशियम। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई अ सिंगल ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आंसर है 2। ठीक है दोस्तों, और ये जो है ये सारे क्वेश्चन तो आपको करने की नीड नहीं है, मेरे ख्याल से यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो चुकी है दोस्तों। और अगर अब तक आप हमारे लेक्चर में बने हुए हैं तो कुछ नहीं करना दोस्तों, फिर से बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और जाकर के हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। अगले लेक्चर में मिलेंगे और इसके आगे की और ढेर सारी बातें करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।